अरुणाचल प्रदेश आगे चल के एक स्पोर्टिंग प्रांत के रूप में उभरेगा। तो मेरा जो अनुरोध है विद्या भारती संस्था से कि आने वाले वर्षों में आपके जो 34-35 विभिन्न खेल जिनका आयोजन आप करते हैं, तो आप हो सकता है तो कुछ खेल हमारे अरुणाचल में भी आयोजन करें। जिस तरह से अभी उसका आयोजन किया गया, मुझे पूरा यकीन है कि इससे भी अच्छा स्तर आपको आगे मिलेगा। शतरंज की तरफ मुंह करते हैं। सबसे पहले मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी ये है कि जो फीडे का चौथा विश्व स्तरीय शतरंज का कंपटीशन चल रहा है, वहाँ हमारी महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने पूर्वीय महिला चैंपियन को परास्त किया। और आर वैशाली कोई नहीं बल्कि प्रज्ञानंद की बहन है। और आज जब यहाँ पर पुरस्कार का वितरण हो रहा था, तब मुझे अच्छा लग रहा था ये देख के कि दक्षिण क्षेत्र के कई भाइयों ने बहनों ने जो है यहाँ की प्रतियोगिता जीती है। और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया कि भारतीय शतरंज का जो सीन है वो हमें कहाँ ले जाता है। और मुझे ये ज्ञात हुआ कि जितने भी भारत के महान खिलाड़ी हुए हैं वो ज़्यादातर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के रहे। लेकिन जिस तरह से इन खेलों का प्रसार अभी हो रहा है अपने देश में, मुझे पूरा यकीन है कि मध्य और उत्तर भारत के प्रांत भी जो है आगे चल के इसमें कंपटीशन में पूरे तौर से भाग लेंगे और सफल होने का दायित्व करेंगे। शतरंज का जो खेल है उसका आविष्कार भारत में हुआ और ये 6वीं सदी में गुप्ता पीरियड के दौरान जो वहाँ के कन्नौज के जो राजा थे, वहाँ पर इसका सबसे पहले इसके ऊपर जो है निशानी मिलती है कि यहाँ पर जो शतरंज था वो एक अलग किस्म से खेला गया स्पोर्ट था। और इसके अंदर जो वहाँ के राजा थे श्रववर्मन जी, उन्होंने इसको चतुरंग के नाम से जो है पेश किया। तो सबसे प्राचीन खेल शतरंज का भारत में शुरू हुआ और वो कन्नौज जो कि उत्तर भारत में स्थित है, वहाँ के मौखारी रूलर्स थे श्रववर्मन, इन्होंने शुरुआत की। और उसी सदी के अंदर उन्होंने ये खेल एक तोहफे के रूप में पर्शिया के रूलर खुशराम को भेंट की। पर्शिया यानी ईरान है, जिसके रूलर को उन्होंने भेंट की और उसके एवज उन्हें गोला बारूद मिला। तो ये कहानी वहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे चलते चलते ये खेल भारत से चीन, पर्शिया, इजिप्ट, अरेबिया, ग्रीस, आयरलैंड, उज्बेकिस्तान, इन सब जगहों पे जो है फैला। और आज जो हम शतरंज की खिलाड़ियों की गिनती करते हैं पूरे विश्व में, तो जो विश्व के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो भारत, चीन और रशिया और अमेरिका से ज़्यादातर आपको मिलेंगे। नाम आपको याद होंगे, बॉबी फिशर, गैरी कास्परोव, ये रूस के और यूएस के खिलाड़ी हैं। भारत का सबसे महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हुआ, जिसने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती और वो आज शतरंज के क्षेत्र में सबसे बड़े माने जाते हैं हमारे देश में।
शतरंज की खिलाड़ियों को जब आंका जाता है तो उनको ELO रेटिंग पे आंका जाता है, और ये ELO रेटिंग कैसे होती है उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये आपकी मानसिक बुद्धि की जो कैपेसिटी है उसको नापती है। अगर आज भारत के टॉप खिलाड़ियों को हम लें तो उससे पहले कि आज के वक्त में जो विश्व का शतरंज खिलाड़ी चैंपियन है वो है मैग्नस कार्लसन। उसकी ELO रेटिंग है 2859, 2859। जबकि भारत के जो 5-7 उच्च स्तरीय जो खिलाड़ी हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है डी गुजेश का, जिनका ELO रेटिंग 2758 है। उसके बाद विश्वनाथ आनंद 2754, प्रज्ञानंद 2727 और विदित गुंजाली 2716 वगैरह। जहाँ तक महिला शतरंज खिलाड़ियों की बात आती है तो अपने देश में जो सबसे उच्च स्तर पर जो महिला खिलाड़ी है वो है कोनेरू हम्पी, जो कर्नाटक से हैं और आंध्रा से है, और ये कई सालों से जो है विश्व में और भारत में जो है अपना स्थान बना के रखा है। हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश और वंतिका अग्रवाल, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि विश्व में और भारत में सबसे ऊंचे स्तर पे माने जाते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें कि विश्व में भारत का स्थान शतरंज के खेल में कहाँ आता है, तो एक छोटी सी तुलना में आपको बताऊंगा कि जो 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हैं, अगर विश्व के 100 खिलाड़ियों में से 19 खिलाड़ी भारत देश के हैं, मतलब 20%, जिसमें डी मुकेश, प्रज्ञानंद, अर्जुन निरागरी और निहाल सरीन, इनके नाम प्रचलित हैं। जो महिला खिलाड़ी हैं, जो अगर आप विश्व की 100 सबसे उच्च स्तरीय महिला खिलाड़ियों के नाम लेंगे तो उसमें 10 खिलाड़ी जो है वो भारत के हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शतरंज जो एक खेल है वो भारत ने ही दुनिया को दिया है, और शतरंज के अंदर हमारे खिलाड़ी जो है पूरे विश्व में जो है उनका धाक है। लेकिन ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब आप शतरंज के खिलाड़ियों के नाम या उनके काम या उनके खेलने के तरीके के बारे में आपको जानने का मौका। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शतरंज हमारा खेल है, हम उसके अंदर दुनिया में नंबर 2 पे हैं, महिला और पुरुष दोनों मिला के। लेकिन जब भी शतरंज के खेल होते हैं तो जो प्रदर्शनकारी होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, मेरे और आपके जैसे, हमें मौका नहीं मिलता है उनके खेल को देखें। आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वहाँ पर हरकत होती है, तो आम आदमी बाहर बैठ के देख सकता है कि कौन अच्छा खेल रहा है, किसका तरीका अच्छा है, किसकी सोच विचार अच्छी है। लेकिन शतरंज के अंदर अगर आप बाहर से देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उसका कारण ये है कि शतरंज एक दिमागी खेल है, इट्स अ माइंड गेम। और शतरंज जो है आपके दिमाग में ही खेला जाता है, लेकिन उसमें कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है इसका अंदाज भी मैं शायद आपको देने की कोशिश करूँगा। शतरंज जो खिलाड़ी होता है वो, शतरंज जैसे आपको पता है कि 64 स्क्वेयर्स होते हैं, उसके अंदर खेला जाता है। और प्राचीन काल में जो सेना युद्ध में जाती थी तब उनका जो जुगाड़ होता था, जिस तरह से उनके सैनिक, उनके हाथी घोड़े, उनके जो सेनापति है या जो उनका किंग होता था, उनका एक तरीके का एक रचना होती थी, और उस रचना से जो है वो अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करते थे। तो सबसे आगे, जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, वो मोहरे सबसे आगे चलते थे, उसके बाद हाथी घोड़े। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ये बदली होके आप अभी उनको जो रूप में आप देख रहे हैं वो अलग रूप है, जिसके अंदर आप
पॉन कहिए, रूक कहिए, बिशप कहिए, तो ये वही है, उसका एक उदाहरण है। और जिस राज्य में ये प्रचलित हुआ, कन्नौज में, उन्होंने वहाँ मिट्टी के पुतले बनाए, हाथी, घोड़े और बिशप के और प्यादों के, और वो उनको बड़े वाले जमीन पे रख के उनके साथ ये खेल खेला करते थे। तो जिस संशोधन जब हुआ चेस के ऊपर, तो विदेश से आए हुए जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन चीज़ों को देखा और उन्होंने माना कि इसका आविष्कार हो ना हो भारत में ही हुआ है। अब शतरंज हमको क्या सिखाता है, या शतरंज के खिलाड़ी जो है उनमें क्या गुण होते हैं जो कि उनको इस खेल में रुचि लेने को मजबूर करते हैं, और वो क्या होता है कि जो अपने विपरीत जिसके साथ आप खेल रहे हो उनसे जीतने का मादा क्या होता है। तो उसके अंदर भी शतरंज एक ऐसा खेल है जो पहले से ही प्लान किया जाता है, क्योंकि ये दिमागी खेल है। तो शतरंज के अपने कुछ नियम हैं, और सफ़ेद और काले मोहरे होते हैं। तो जब भी ये खेल शुरुआत होता है तो एक ओपनिंग गेम कहलाया जाता है, जो कि गैम्बिट कहो या जो भी कुछ कहो, क्वींस गैम्बिट है, बिशप्स ओपनिंग है, वियना गेम है, पेट्रोस डिफेंस है, बॉबी फिशर है। ये सारे तरीके हैं अपने मोहरों को चलने के। तो अगर पहल आपने करनी है तो आप अपने मोहरों को इस तरह से सजाते हैं कि जो आपका विपरीत जो खिलाड़ी है उसको ये अंदाजा हो कि मेरी चाल कैसे जा रही है। तो काली मोहरे जब इसका जवाब देती हैं तो वो भी एक सेमी ओपनिंग गेम कहलाता है, जिसमें सिसिलियन डिफेंस, फ्रेंच डिफेंस, कैंटिवेनियन, अल्केना, कैटालाना ओपनिंग, ये सब कहलाते हैं। अभी ये समझने के लिए हमें कंप्यूटर पे जाना चाहिए, क्योंकि आजकल शतरंज कंप्यूटर पे खेला जाता है, और कई सालों से जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं शतरंज के, उन्होंने कंप्यूटर को बार बार हराया है। तो आपकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत हो सकती है, कितनी प्रबल हो सकती है, इसका अंदाजा आपको लगाना चाहिए। तो वो क्या है जो चेस खेलने वाले लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, और उनके अंदर वो क्या गुण है जिसके बलबूते के ऊपर वो चेस खेलते हैं। तो कुछ सबसे पहली चीज आती है सोचने की शक्ति, थिंकिंग। और सोचने की शक्ति इसलिए जरूरी है कि आने वाले मुसीबत को आप समझ सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, मतलब जब कोई दिक्कत सामने आती है तो उसका सामना कैसे करना है। प्लानिंग आपकी कैसी है। शतरंज का खिलाड़ी कम से कम 4 या 5 अगली मूव को सोच के चलता है। जैसे ही उसका विपरीत खिलाड़ी उस चाल का उत्तर देता है, वो फिर से आगे वाली 3-4 चाल सोच के चलता है, क्योंकि आखिर में उसने अपने मोहरों को इस तरह से हिलाना है कि आपके दुश्मन को उसने चेकमेट करना है, यानी हराना है। इसके अंदर तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है याददाश्त। इतनी सारी मूव्स को ध्यान में रखना, कम समय में उनका एनालिसिस करना और उसके मुताबिक अपनी चाल चलना। अगर आपकी सोचने की शक्ति और मेमोरी शक्ति अच्छी नहीं हो तो आप ये गेम नहीं खेल पाएंगे। और एक साथ कई आपको जो है प्लानिंग, एक साथ कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। एक लहजा बन जाता है आपका खेल और आपके सोचने के बीच में समन्वय होता है। ये सारी बातें जो भी चेस खेलता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मध्यवर्गीय हों, चाहे सीनियर हों। तीसरी बात है क्रिएटिविटी, मतलब आप क्रिएटिव थिंकिंग करें। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि अगर आपने कोई किसी चीज़ को आपने किसी का आयोजन करना है, तो एक है कि भाई उसको बुलाओ वो टेंट लगा देगा, उसको बुलाओ वो खाना दे देगा, उसको बुलाओ वो गाना गा देगा।
लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग उसको कहते हैं कि आप खुद इस पूरे प्रोग्राम को इस तरह से संचालित करें कि देखने वाला खुश भी हो, संतुष्ट भी हो। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्वालिटीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी प्रदेश, प्रांत, देश को चलाने के लिए ये सारे गुण बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो, सोच अच्छी हो, तरीका अच्छा हो, हमने आगे की सोच की है। एक उदाहरण देता हूँ कि हमने दिल्ली से मुंबई का एक हाईवे बनाना है, तो बड़ा सीधा सा मामला है कि आप ज़मीन इख्तियार करें, उसके बाद में आप अपना सामान लाए, वहाँ पर जो है सड़क बनाने का कार्य शुरू करें, उसके ऊपर डामर लगाए और 3-4 लेन उसमें मार्क करके आपकी सड़क तैयार है। ये एक तरीका होगा। लेकिन जो सोच विचार करके ये सड़क बनाएगा, उस सड़क पे ब्रिज कितने होंगे, प्राणी हो तो उनके अंडरपास होंगे कि नहीं होंगे, अगर गांव हो, आप बस्तियां हो रास्ते में, तो वो कैसे इस रोड को क्रॉस करेंगे 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो गाड़ियां दौड़ रही हैं। आने जाने वाले रुकने के लिए वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहाँ पर चाय पिलाने के लिए कोई दुकान होनी चाहिए। एक्सीडेंट होता है तो उसको जाके सहायता करने की जगह है, आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े। ये सब सोच विचार करने के बाद जब वो हाईवे बनेगा तब वो एक अच्छा हाईवे होगा। तो ये सोच विचार बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर का उदाहरण लीजिए, एक छोटी सी कंट्री है जो हमारे किसी प्रांत से भी छोटी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने देश की प्लानिंग की, जिस तरह से नियम बनाए, जिस अनुशासन के साथ में नियमों का जो है उन्होंने पालन किया, आज वो एक छोटी सी कंट्री, उसका जीडीपी बाकी बड़ी बड़ी कंट्रियों से ज़्यादा है। वहाँ पर अनुशासन है, फैसिलिटीज सारी है, लेकिन हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो कंट्रीब्यूट करे। मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि शतरंज एक महज खेल नहीं है, ये टाइम पास करने वाला खेल तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये लक के साथ खेलने वाला नहीं, लॉटरी नहीं। सारे खेलों में लक फैक्टर होता है कि आज मेरा किस्मत अच्छी थी इसलिए गोल मार दिया, कल भारत की किस्मत अच्छी थी, इंग्लैंड रन नहीं बना पाया, हम जीत गए। लेकिन जहाँ तक शतरंज का मामला है, वहाँ सिर्फ प्लानिंग, थिंकिंग, स्कीमिंग, प्लॉटिंग, इसके जरिए ही आप जीत सकते हैं। एक कहावत है कि आप जीत कर उतना नहीं सीखते जितना हार के सीखते हैं शतरंज। ये सही बात है। तो शतरंज के खेल के लिए जो भी हम कर सकते हैं, और इसको स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि अगली बार चेस का हम यहाँ आयोजन करें तो क्यों ना हम बड़ी स्क्रीन्स लगाए जहाँ पर इंडिविजुअल खिलाड़ियों को खेलते हुए बड़े विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशन्स में हम देख सकते हैं। कभी कभी हम टीवी पे भी देखते हैं। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ के जो युवा हैं हमारे अरुणाचल के, वो इस खेल को कब समझेंगे। आपने सिर्फ 10 टेबल और 20 लोग वहाँ पर खेलते हुए देखे, आज उनका जो जीते हैं उनका सम्मान भी हुआ, लेकिन आपको उसमें से क्या सीख मिली। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे युवा लोग उनको देख सकें। देख सकना फिर भी ठीक है, लेकिन उसको समझेंगे कैसे। तो इसके लिए स्कूलों में जो बाकी हमारे माननीय खेल मंत्री आज यहाँ हाजिर हैं, और हर वक्त में इनके साथ कहीं ना कहीं हाजिर रहता हूँ, तो बहुत अच्छी बातें साहब कहते हैं। हॉकी भी हमने देखी, टीटी भी देखा, बैडमिंटन देखा, आज चेस भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी सिखलाई स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए, ताकि बेसिक नॉलेज लोगों को हो। और जो बीड़ा ऑलरेडी विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था ने उठाया है,
उसको हम भी अपने कंधे पे लेके आगे चलें। और आखिर में ये कहूँगा कि ये पूरा 34वां जो खेल समारोह हुआ शतरंज का, उसके लिए मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्था और जो हमारा उसका स्टेट चैप्टर है अरुणाचल शिक्षा विकास समिति, और जो हमारी विद्या निकेतन पाचिन है अबटोनी, इन सब को मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये खेल हमारे पास लेके आए हैं और आपने अरुणाचल के वासियों को इसके प्रति जागरूक किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ अरुणाचल बाकी खेलों में जो है अपना स्तर अच्छा कर रहा है, वहाँ एक दिन शतरंज या चेस जैसी खेल के अंदर भी हमारे खिलाड़ी अपने नेशनल स्तर के ऊपर आके खेलेंगे। इसके साथ मैं भाषण समाप्त करता हूँ और समापन की एक घोषणा करता हूँ। मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस 34वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय।